कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। श्रम और रोजगार मंत्रालय नोटिफिकेशन GSR 1449 ए 27 नवंबर 2017। गजेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट आई 3 आई। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन धारा 57 द्वारा दिए पावर का प्रयोग करते हुए और सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नए रेगुलेशन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट 20 अक्टूबर 2011 को गजट में नोटिफाई किया था। उससे 3 महीने के अंदर उन व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2017 को कोल माइंस रेगुलेशंस 1957 के बदले में कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 जारी किए हैं। ये रेगुलेशन उसी तारीख से लागू हो गए हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक प्रीलिमिनरी रेगुलेशन 1 संक्षिप्त नाम प्रारंभ लागू होना और विस्तार शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट 1 पे रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 कोयला खान विनियम 2017 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 कहलाएंगे। 2 ये गजट में उनके प्रकाशन की तारीख 27 नवंबर 2017 से लागू होंगे। 3 ये प्रत्येक कोयला खान पर लागू होंगे। 4 इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। रेगुलेशन 2 परिभाषाएं डेफिनिशंस 1 इन रेगुलेशंस में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित रिक्वायर्ड न हो, निम्नलिखित अर्थ लिए जाएंगे। अडेड परित्यक्त वर्किंग अबैंडन्ड वर्किंग का अर्थ है ऐसी तरकीब जिसे भविष्य में कार्य में न लाने के आशय से अबैंडन्ड परित्यक्त कर दिया गया है। बी अबैंडन्ड माइन मीथेन अबैंडन्ड माइन मीथेन और का अर्थ है अर्थदंड माइन था उसके किसी भाग से प्राप्त प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस। सी एक्ट अधिनियम का अर्थ है माइंस एक्ट 1952 माइंस एक्ट 1952 खान अधिनियम 1952। स्कैन कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। डी अनुमोदित सेफ्टी लैंप और अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड सेफ्टी टॉर्च का अर्थ है ऐसा सेफ्टी लैंप या बिजली टॉर्च जो ऐसी कंपनी द्वारा और इस तरह का बनाया गया है जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर मुख्य निरीक्षक समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा दे। ए असिस्टेंट मैनेजर का अर्थ है मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त वह व्यक्ति जिसे मालिक एजेंट या मैनेजर ओनर एजेंट और मैनेजर ने खान या उसके किसी भाग का प्रबंध नियंत्रण सुपरविजन और निर्देशन मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन में मैनेजर की मदद के लिए लिखित रूप में नियुक्त किया है और जो मैनेजर के ठीक नीचे व ओवरमैन था सरदार के ऊपर का अधिकारी है। एफ ऑक्सिलरी पंखा या सहायक पंखा ऑक्सिलरी फैन का अर्थ है हवा फेंकने वाला पंखा फोर्सिंग फैन या हवा खींचने वाला पंखा एग्जॉस्टिंग फैन जो भूमिगत अंडरग्राउंड खान में एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक आयतनों फेसेस में हवा पहुंचाने के काम में लिया जाता है। जी किसी माइन के औसत उत्पादन एवरेज आउटपुट का अर्थ है उस माइन की निर्धारित सीमा में स्थित सभी खनन स्थलों एक्सकवेशंस से प्राप्त उत्पादन का पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का मासिक औसत मंथली एवरेज। एच बैंक्समैन का अर्थ है
वह व्यक्ति जिसे चाणक, शाफ्ट या सीढ़ी मुहान, इंक्लाइन के ऊपर व्यक्ति, सामान व औजार नीचे उतारने या ऊपर उठाने की निगरानी के लिए तथा घंटी, सिग्नल देने के लिए रखा गया है। आई बूस्टर पंखा, बूस्टर फैन का अर्थ है भूमिगत भाग में बैठाया गया यांत्रिक पंखा जो उस खान या उसके किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इनटेक या रिटर्न रास्ते से बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है। जे कोयला, कोल का अर्थ है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट या अन्य कार्बनिक पदार्थ जो कोयले के रूप में बेचा जाता है या बिक्री के लिए चिन्हित है। के कोल माइन मीथेन, कोल माइन मीथेन और सीएमएम का अर्थ है कोल माइन या उसके किसी भाग से निकाली गई प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। एक कमेटी का अर्थ है एक्ट के सेक्शन 12, धारा 12 के अधीन नियुक्त की गई कमेटी। प्रारंभिक एम किसी काम, मशीन, संयंत्र या इक्विपमेंट, वर्क, मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए सक्षम व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है और जिसे मैनेजर ने लिखित आदेश से उस काम को करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए या उस मशीनरी, संयंत्र या इक्विपमेंट के प्रचालन, ऑपरेशन की निगरानी के लिए सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया है तथा जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जिम्मेवार है। शॉट फायर भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा। एन ठेकेदार, कंट्रैक्टर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, समूह, एसोसिएशन, कंपनी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी या निकाय, लोकल बॉडी जो किसी माइन की सेवाओं, सर्विसेज या ऑपरेशन का ठेका लेता है। इसके अंतर्गत उप ठेकेदार, सब कंट्रैक्टर भी आता है। 0 डीप होल ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का अर्थ है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन के लिए 3M से अधिक गहरे होल ड्रिल करना और उन्हें ब्लास्टिंग में प्रयोग करना। पी डिजाइनर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, एसोसिएशन, कंपनी या संस्थान, इंस्टीट्यूशन जो कोयला खनन प्रणाली, सिस्टम, कोयला खनन पद्धति, मेथड या कोल माइन में प्रयोग के लिए मशीनरी, संयंत्र, इक्विपमेंट, साधन या पदार्थ डिजाइन करता है। क्यू डिसकंटिन्यूड, स्थगित, वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग्स जो किसी कारण से रोक दी गई हैं और अगम्य, इनएक्सेसिबल हैं या अगम्य कर दी गई हैं, परंतु उन्हें कभी पुनः शुरू करने की संभावना है। आर किसी खान के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अर्थ है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जिसे उस राजस्व जिले, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार प्राप्त हैं जिसमें वह खान। परंतु यदि किसी खान का कुछ भाग एक जिले में है और कुछ दूसरे जिले में, तो इन रेगुलेशंस की उद्देश्य पूर्ति के लिए जिला मजिस्ट्रेट वही माना जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने उस खान के लिए अधिकार दिए हैं। एस डिस्यूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग का अर्थ है माइन की ऐसी वर्किंग्स जिनमें कार्य अस्थायी रूप से रोका गया है परंतु वे प्रवेश्य, एक्सेसिबल हैं। अप्रयुक्त वर्किंग्स, अनयूज्ड वर्किंग्स भी ऐसी वर्किंग मानी। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 जाएंगी। 1 बारूद या विस्फोटक, एक्सप्लोसिव शब्द का अर्थ वही है जो एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 में दिया हुआ है। यू आयतन, फेस का अर्थ है किसी काम की जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग, मूविंग फ्रंट या किसी गैलरी, रास्ते या ड्रिफ्ट का अंदर वाला सिरा, इन बी एंड 1। वी
फायरी सीम का अर्थ है अग्निमय सीम यानी ऐसी सीम जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत वर्किंग्स बिलो ग्राउंड में या ओपनकास्ट वर्किंग में आग या स्वतः दहन फायर और स्पॉन्टेनियस हीट इंग मौजूद है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का अर्थ है अप्रैल के प्रथम दिन से अगले वर्ष मार्च के अंतिम दिन तक 12 महीने की अवधि। एक्स फ्लेम प्रूफ ढांचे फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेफ्टी व इलेक्ट्रिक सप्लाई के उपाय रेगुलेशंस 2010 सा मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2010 में दिया गया है। वाई फॉर्म प्रपत्र का अर्थ है वह फॉर्म जो इन रेगुलेशंस के अधीन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश या अनुदेश ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन से विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई किया जाए। 2 गैस जियास शब्द की परिभाषा में धुआं और भाप भी शामिल हैं। पहली डिग्री की गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपनकास्ट खान नहीं है चाहे उसमें भूमिगत वर्किंग्स में किसी भी जगह हवा के सामान्य वातावरण जनरल बॉडी में ज्वलनशील गैस इनफ्लैमेबल गैस पाई जाती है या नहीं अथवा यदि उसमें ज्वलनशील गैस पाई भी गई है तो साधारण हवा में गैस 0.1% से अधिक नहीं है और निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। दूसरी डिग्री की गैसी सीम ऑफ द सेकंड डिग्री का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपनकास्ट खान नहीं है और जिसकी भूमिगत वर्किंग्स में किसी भी जगह हवा के प्रारंभिक 5 सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस 0.1% से अधिक है अथवा जिसमें निकलने वाली गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक है परंतु 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। तीसरी डिग्री की गैसी सीम ऑफ द थर्ड डिग्री का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो खान की सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपनकास्ट खान नहीं है और जिसमें निकलने वाली ज्वलनशील गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन उत्पादन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक है। हवा के सामान्य वातावरण जनरल बॉडी ऑफ एयर का अर्थ है किसी सीम की वर्किंग्स में सामान्य वातावरण जिसमें चाल रूफ के गड्ढे रूफ कैविटाइज भी शामिल हैं परंतु खान के सील किए हुए भाग सील्ड ऑफ एरियाज की हवा तथा कोयले में या उससे सटे हुए एडजेसेंट स्तर में किए गए बोरहोल की हवा शामिल नहीं है। गोफ चांदनी का अर्थ है भूमिगत माइन का वह भाग जिसमें से कोयले का पिलर या पिलर का भाग काटा जा चुका है और यदि लांगवाल प्रणाली से काम होता है तो वह भाग जिसमें से कोयला निकाला जा चुका है परंतु जो काम की जगह वर्किंग प्लेस नहीं है। हॉल रोड का अर्थ है ओपनकास्ट माइन में रास्ता या रोड पासेज और रोड जो माइन की सीमा के अंदर मशीनों के आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है। 7 ग्राम हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी और HEMM का अर्थ है मशीनरी जो ओपनकास्ट माइन में खनन डिगिंग ड्रिलिंग ड्रेजिंग हाइड्रोलिकिंग रिपिंग डोजिंग लोडिंग तथा खनिज या ओवरबर्डन की धुलाई के लिए प्रयोग की जाती है। 50 मिलीमीटर से कम डायमीटर के होल करने वाली ड्रिल मशीन और हैंडहेल्ड ड्रिल HEMM में नहीं गिने जाएंगे। इंक्लाइन सीढ़ी मुहान
का अर्थ है सरफेस पर या भूमिगत भाग में ढालू। रास्ता। जी, इंट्रिंसिकली सेफ, इंट्रिंसिकली सेफ स्वयं सुरक्षित शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बिजली सप्लाई और सुरक्षा से संबंधित उपाय रेगुलेशंस 2010 में परिभाषित है। 6. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। जीजे, इनसेट, इनसेट का अर्थ है चाणक, शाफ्ट के अंदर ऊपरी सिरे व तल्ली के बीच उतरने का स्थान, लैंडिंग या प्लेटफॉर्म और उससे की गई खुदाई, एक्सकवेशन। जी के, मशीनरी, मशीनरी का अर्थ है खनन कार्य में काम आने वाला या काम में लाने के लिए लगाया गया। आई, लोकोमोटिव या स्थावर, स्टेशनरी या पोर्टेबल, पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर या स्टीम उपकरण। ई, इक्विपमेंट जो कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग या माल ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ई, ऊर्जा, एनर्जी विकसित करने, स्टोर करने, ट्रांसमिट करने, परिवर्तित करने या प्रयोग के लिए आश्रयित उपकरण, साधन या साधनों का समूह, अप्र टूल्स, अप्लायंस और कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। एव, पावर डेवलप करने, स्टोर करने, ट्रांसमिट करने, परिवर्तित करने या प्रयोग के लिए उपकरण, साधन या साधनों का समूह। जल, मैनेजर, मैनेजर का अर्थ है रेगुलेशन 27 के अधीन नियुक्त मैनेजर। जम, निर्माता, मैन्युफैक्चरर का अर्थ है वह व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कंपनी या संस्थान जो कोल माइंस में प्रयोग के लिए मशीनरी, संयंत्र, इक्विपमेंट, साधन या पदार्थ बनाता है। जिंक, माल, मटेरियल शब्द का अर्थ है कोयला, पत्थर, मलबा, डेब्री या कोई अन्य माल। 20. इन रेगुलेशंस के अध्याय 4 के लिए माइन, माइन खान का अर्थ है माइन को सीमा के अंदर के सभी उत्खनन और एक्ट के सेक्शन 2(1) जे में निर्दिष्ट सभी परिसर, प्रेमिसेस, संयंत्र, मशीनरी और कार्य, और ये एक साथ माइन की रचना करते हैं, shall collectively constitute a mine। जीपी, मिसफायर, मिसफायर का अर्थ है किसी शॉट होल या ब्लास्ट होल में भरे गए पूरे के पूरे बारूद का ब्लास्ट न होना। 2Q, महीना, मंथ का अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर का कोई महीना, कैलेंडर मंथ। जेक्स, पदाधिकारी, ऑफिशियल का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे खान के मालिक, एजेंट व मैनेजर ने लिखित रूप में खान या उसके किसी भाग की निगरानी करने, सुपरविजन की जिम्मेवारी दी है। असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी। प्रारंभिक। 7. ऑफिसर, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर व सर्वेयर इसमें आते हैं। 25. ऑनसेटर, ऑनसेटर का अर्थ है किसी इनसेट या पिट बॉटम पर नियुक्त ऐसा व्यक्ति जिसे व्यक्ति, औजार व सामान लोड या हार्वेस्ट, लोअर और रेज करने की देखरेख का व घंटी देने का काम सौंपा गया है। जीटी, ओवरमैन, ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति जिसे मैनेजर ने माइन या उसके किसी भाग की निगरानी, सुपरविजन या नियंत्रण, कंट्रोल के लिए लिखित रूप में नियुक्त किया है। वह व्यक्ति सरदार से उच्च पदाधिकारी है। 21. अनुमोदित बारूद, परमिटेड एक्सप्लोसिव का अर्थ है ऐसी कंपनी द्वारा व इस प्रकार का बनाया गया बारूद, विस्फोटक जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई करे। जव, पाइपलाइन,
पाइपलाइन का अर्थ है खान में बिछाए गए या व्यवहार में लाए जा रहे पाइन लाइन जो पंपिंग, पानी सप्लाई, सैंड स्टोविंग या अन्य माल की भराई, नाइट्रोजन फ्लशिंग के लिए या कोल माइन मोडेन, CMM, अर्बेडेड माइन मीथेन, निकालने के लिए या उससे संबंधित अन्य पाइपलाइन है। या ZW, प्रिंसिपल ऑफिशियल का अर्थ है माइन में ड्यूटी पर माइनिंग विभाग का सबसे सीनियर पदाधिकारी। 2X, सार्वजनिक सड़क, पब्लिक रोड का अर्थ है आम जनता के काम में आने वाली सड़क जो सरकार या किसी स्थानीय पदाधिकारी, लोकल अथॉरिटी की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन में है। Z, तिमाही, क्वार्टर का अर्थ है 3 महीने की अवधि जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर को खत्म होती है। Z, रेलवे का अर्थ वही है जो रेलवे एक्ट 1989 में दिया हुआ है। 223, रीजनल इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक वह खान इंस्पेक्टर है जिसे उस भौगोलिक क्षेत्र का चार्ज है जिसमें वह खान स्थित है और जिस पर वह एक्ट के अधीन अपनी शक्तियों, पावर्स का प्रयोग करता है। ZZB, नदी, रिवर का अर्थ है पानी की कोई भी धारा, चाहे वह बारहमासी हो या मौसमी। नदी के दोनों किनारे जो ज्ञात उच्चतम बाढ़ स्तर, हाईएस्ट फ्लड लेवल के अंदर आते हैं वे भी नदी में ही शामिल माने जाएंगे। 8. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। ZZC, जोखिम, रिस्क का अर्थ है किसी विशेष अवधित घटना, अनवांटेड इवेंट की संभावना और उसके संभावित परिणामों का संयोजन। ZZD, रोडवे का अर्थ है भूमिगत माइन में रास्ता या सूंघ, गैलरी जो खान के संचालन के लिए मेंटेन किया गया है। ZZs, अनुसूची, शेड्यूल का अर्थ है इन रेगुलेशंस से संलग्न अनुसूची। ZZF, चाणक, शाफ्ट का अर्थ है सरफेस, डांगाल से भूमिगत वर्किंग तक का प्रवेश मार्ग या रास्ता, या भूमिगत खान के एक भाग को दूसरे भाग से मिलाने वाला ऐसा रास्ता जिसमें गाइड रस्से के सहारे या उसके बिना भी डोली, केज या अन्य वाहन स्वच्छंद रूप से लटके हुए चल सकते हैं। ZZG, शॉर्ट फायरर का अर्थ है रेगुलेशन 190 के अधीन नियुक्त शॉर्ट फायरर। ZZs, सॉकेट का अर्थ है बारूद भरने व ब्लास्ट करने के बाद बचा हुआ शॉट होल या ब्लास्ट होल या उसका भाग जिसे मिसफायर के रूप में नहीं जाना जाता है। Z, सप्लायर का अर्थ है व्यक्तियों का समूह, कंपनी या संस्थान जो कोल माइन में प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, संयंत्र, इक्विपमेंट, साधन या पदार्थ सप्लाई करता है। ZZJ, टब गाड़ी का अर्थ है टब, वैगन, माइनकार, ट्रक या कोई अन्य वाहन जो सामान लाने ले जाने के लिए रेल, पटरी पर चलता है। ZZK, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है भूमिगत खान का वह भाग जिसका इंटेक हवा रास्ता मुख्य इंटेक रास्ते से निकलता है और रिटर्न रास्ता मुख्य रिटर्न रास्ते से जा मिलता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन वाली, नेचुरली वेंटिलेटेड खान में संपूर्ण खान एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, और यदि खान का केवल एक भाग प्राकृतिक तरीके से वेंटिलेट होता है तो खान का वह भाग एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। जल, वर्किंग का अर्थ है कोयले की खोज करने या कोयला प्राप्त करने के लिए खान में की गई खुदाई या की जा रही खुदाई। ZZM, कार्यस्थल, वर्किंग प्लेस का अर्थ है खान का कोई ऐसा स्थान जिसमें
किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है। 2. इन रेगुलेशंस में प्रयुक्त जिन शब्दों व पदों की परिभाषा रेगुलेशंस में नहीं दी गई है, किंतु वे एक्ट में परिभाषित हैं, तो उनके अर्थ वही होंगे जो एक्ट में उनके लिए नियत किए गए हैं। अध्याय 2. रिटर्न, नोटिस और रिकॉर्ड। रिटर्न्स, नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स। रेगुलेशन 3. खान खोलने की सूचना, नोटिस ऑफ ओपनिंग। 1. एक्ट के सेक्शन 16 के अधीन माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने के आशय की सूचना, इस प्रयोजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म व तरीके से दी जाएगी। उसके साथ एक नक्शा, प्लान, लगाया जाएगा जिसमें खान की सीमाएं, माइन बाउंड्रीज, शाफ्ट या अन्य द्वार, ओपनिंग्स, तिराहे, ट्राई जंक्शन या रेवेन्यू पिलर्स राजस्व स्तंभ तथा सरफेस की अन्य प्रमुख और स्थायी विशेषताएं, प्रोमिनेंट एंड परमानेंट फीचर्स, दिखाई जाएंगी। ये सूचना चीफ इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। यदि खान की सीमा में रेगुलेशन 121 व 122 के अनुसार कोई परिवर्तन किया जाता है, तो नई सीमा दिखाने वाला नक्शा परिवर्तन के 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। 2. सब रेगुलेशन 1 के अनुसार दी गई सूचना के साथ निम्नलिखित भी भेजी जाएंगी। रेगुलेशन 65 1 के अधीन बनाए गए सरफेस नक्शे, सरफेस प्लान की एक प्रति। बी. रेगुलेशन 104 के अधीन बनाए गए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की एक प्रति। परंतु जो खान पहले खोली जा चुकी है, उसके लिए अ व बी को ये रेगुलेशंस प्रभावी होने के क्रमशः 60 दिन और 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। 3. जब कोई खान खोली जा चुकी है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर खान खुलने की वास्तविक तारीख की सूचना तत्काल फौरत्व चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट को देगा। रेगुलेशन 4. वार्षिक रिटर्न, एनुअल रिटर्न्स वार्षिक विवरणी। 1. हर वर्ष 1 फरवरी को या उसके पूर्व, मालिक, एजेंट या मैनेजर पिछले वर्ष की वार्षिक रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रयोजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म व तरीके से भेजेगा। 2. यदि कोई खान अबैंडन्ड या बंद की जाती है, इज अबैंडन्ड और क्लोज्ड, या उसमें 60 दिन से अधिक तक काम स्थगित, डिसकंटिन्यू, रखा जाता है, या यदि खान का 10. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 मालिक बदलता है, तो सब रेगुलेशन 1 में मांगी गई रिटर्न खान के अडेड या बंद होने या मालिक बदलने के 30 दिन के अंदर अथवा खान का काम स्थगित होने के 90 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। रेगुलेशन 5. खान अदंड या बंद करने या कार्य स्थगित रखने की सूचना, नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। 1. जब किसी खान या सीम को अवेंडेड करने या बंद करने या उसका कार्य 60 दिन से अधिक के लिए स्थगित करने का इरादा हो, तो उसका मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे अबैंडन्ड या बंद करने या कार्य स्थगित करने के कम से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। उसमें अदंड या बंद या कार्य स्थगित करने के कारण और उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या लिखी जाएगी। परंतु यदि उपरोक्त सूचना देने के पहले आकस्मिक कारण से कोई खान अदंड या बंद की जाती है या उसमें काम स्थगित किया जाता है या काम स्थगित रहने की अवधि बिना पूर्व इरादे के 60 दिन से अधिक हो जाती है, तब ये सूचना तत्काल दी जाएगी। 2. सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी
यदि किसी ऐसे भूमिगत खनन स्थल को अबेंडेड या बंद करने या 60 दिन से अधिक काम स्थगित करने का इरादा हो, जिसके ऊपर सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार में कोई जायदाद, प्रॉपर्टी, या कोई रेल लाइन या कोई भवन या स्थायी ढांचा, परमानेंट स्ट्रक्चर, हो जो मालिक के अधिकार में नहीं है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर, ऐसे अबेंडन, बंद या कार्य स्थगन से कम 30 दिन पहले इस इरादे की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। 3. जब कोई खान या सीम अबेंडन या बंद कर दी जाए या जब उसका कार्य 60 दिन से अधिक तक स्थगित कर दिया जाए, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर उसके 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। रेगुलेशन 6. खान को पुनः फिर खोलने की सूचना, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। 1. जब किसी खान या सीम को अबेंडेड, अबैंडन या बंद, क्लोज करने या 60 दिन से अधिक कार्य स्थगित, डिसकंटिन्यू करने के बाद फिर से खोलने का इरादा किया जाता है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर खनन कार्य चालू होने से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के पास चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में सूचना देगा। 2. जब खान पुनः खोल ली गई हो, तब खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर पुनः खोलने रिटर्न, नोटिस और रिकॉर्ड। 11. की वास्तविक तारीख चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के पास तत्काल, फोर्थविथ, लिख भेजेगा। रेगुलेशन 7. मालिक बदलने और एजेंट, मैनेजर आदि की नियुक्ति की सूचना, नो टाइप्स ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर etc. 1. जब खान का नाम या मालिक बदलता है अथवा खान या मालिक का पता, एड्रेस, बदलता है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसी बदली होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में सूचना देगा। परंतु यदि खान का मालिक कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ, एसोसिएशन है, तो निम्नलिखित में से किसी प्रकार का परिवर्तन होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास इसकी भी सूचना भेजी जाएगी। आई. फर्म के किसी साझेदार, पार्टनर का परिवर्तन। ई. संघ, एसोसिएशन के किसी सदस्य का परिवर्तन। ई. पब्लिक कंपनी के किसी डायरेक्टर का परिवर्तन। इव. प्राइवेट कंपनी के किसी शेयर होल्डर का परिवर्तन। 2. जब किसी खान का स्वामित्व, ओनरशिप, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो पुराना मालिक या उसका एजेंट, ट्रांसफर के 7 दिन के अंदर, एक्ट, रेगुलेशन या उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार रखे गए खान के सभी नक्शे, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड तथा खान चलाने से संबंधित सुसंगत, रेलेवेंट पत्र व कागजात नए मालिक या उसके एजेंट को सौंपेगा। ये काम संपन्न हो जाए तो दोनों मालिक या उनके अपने अपने एजेंट इसकी लिखित सूचना तत्काल चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। 3. जब किसी एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति की जाए या जब किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाए या जब ऐसा कोई व्यक्ति वह नियोजन छोड़ दे या जब किसी एजेंट या मैनेजर के पते में कोई परिवर्तन हो, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसी नियुक्ति, समाप्ति या परिवर्तन की तारीख के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देगा। 4. खान का मालिक खान के प्रबंधन, नियंत्रण, निगरानी या निदेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन,
के संबंध में मालिक की ओर से कार्य करने वाले ऑथराइज्ड प्रत्येक व्यक्ति के नाम व डेजिग्नेशन का लिखित विवरण चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। 12. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 5. सब रेगुलेशन 4 में बताए विवरण में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व लिख होगा और वे विषय भी दिखाए जाएंगे जिनके संबंध में उसे खान के मालिक ने अपने अधिकृत किया है। 6. सब रेगुलेशन 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति उसी विवरण में लिखी जिम्मेद संबंध में उस खान या समूह का एजेंट माना जाएगा। 7. सब रेगुलेशन 4 के अनुसार प्रस्तुत किए गए विवरण में दिए गए नाम या अन्य मरे में कोई जोड़ा फेरबदल किया जाता है तो उसको लिखित सूचना ऐसे के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दी जाएगी। रेगुलेशन 8 खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना नोटिस ऑफ डेंजरस वर्क करंस और एक्सीडेंट 1. जब किसी खान में या उसके आसपास खनन कार्य से संबंधित जीवन हानि या गंभीर शारीरिक चोट लॉस ऑफ लाइफ और सो रियस बॉडीली इंजरी करने वाली दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाए या बी. काम में लगे व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की संभावना वाली कोई आसानी से जानी जा सकने वाली इजीली आइडेंटिफाइबल घटना जिसे इसके आगे खतरनाक घटना डेंजरस अकरेंस कहा जाएगा हो जाए तो खान का मालिक एजेंट या मैनेजर इसकी सूचना तत्काल फॉरथविथ टेलीफोन फैक्स ईमेल या विशेष संदेशवाहक स्पेशल मैसेंजर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा और ऐसी घटना के 24 घंटे के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में जिला मजिस्ट्रेट चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को तथा खंड 3 लिखे प्रकार की दुर्घटना होने से मुआवजा भुगतान संबंधित सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को भी भेजेगा। सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाती है तो उसके तुरंत बाद फैक्स या पत्र भी भेजा जाएगा। खतरनाक घटनाएं डेंजरस अकरेंसेस आई. विस्फोट एक्सप्लोजन या प्रज्वलन इग्निशन ई. स्वतः तपन स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना या आग लगना या धुआं निकल दिखाई देना या तपन या आग का कोई चिन्ह प्रकट होना। ई. वर्किंग के किसी भाग में या किसी मशीन में आग लगना। एव. किसी खनन एक्सकवेशन लोडिंग या ट्रांसपोर्ट मशीन का ऊंचाई से। वी. प्रेशर वाले किसी उपकरण का फटना। स्कॉल रिटर्न नोटिस और रिकॉर्ड 1331। वी. जहरीली या ज्वलनशील गैसों का निकलना। वी. पानी या अन्य तरल पदार्थ फूट निकलना eruption या खान में घुस जाना इनरश। वी. भूमिगत खान में कोयले के किसी पिलर या पिलर के किसी भाग या कई पिलर का तुरंत दब जाना बैठ जाना इंस्टेंटेनियस फेलियर अर्थात बम्प। एक्स. खान के किसी भाग का समय पूर्व ढह जाना प्रीमेच्योर कोलैप्स। एक्स. बारूद के कारण होने वाली कोई भी दुर्घटना। शी. जिस संयंत्र से व्यक्ति या सामान नीचे उतारे जाते हैं या ऊपर उठाए जाते हैं उसके रिस से चेन हेड गियर पुली या धुरी एक्सल या उसके बियरिंग आदि का टूटना या क्रैक कर जाना। शी. व्यक्ति या सामान उतारने या उठाने के समय डोली केज या अन्य वाहन की ओवर वाइंडिंग हो जाना। शी. वाइंडिंग इंजन के किसी अत्यंत जरूरी एसेंशियल भाग का टूट जाना या क्रैक कर जाना अथवा उस इंजन के क्रैंकशाफ्ट कपलंग बियरिंग गियर क्लच ड्रम या ड्रम शाफ्ट का अचानक टूट जाना या फ्रैंक कर जाना अथवा इमरजेंसी ब्रेक फेल होना।
जिव, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर या ऊंचे प्रेशर पर किसी अन्य पदार्थ से भरे इक्विपमेंट का फट जाना। एक्सवी, किसी मशीन या उपकरण के किसी ऐसे जरूरी भाग का टूटना, क्रैक करना या विफल होना जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एक्सवी, कोई फिसलन या स्लाइड जो किसी व्यक्ति को घायल कर दे, मशीन को डैमेज करे या सामान्य खनन संक्रिया को बाधित करे। एक्सवी, ओपनकास्ट वर्किंग में डंप या कांधी फेल होना। एक्सवी, किसी ढांचे, स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन का विफल होना जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। 6. इलेक्ट्रिक फ्लैशओवर से चिनगारी बनना जिससे किसी व्यक्ति को बर्न इंजरी हो जाए। 2. साथ ही साथ मालिक, एजेंट या मैनेजर सब रेगुलेशन 1 में निर्दिष्ट सूचना नोलाइस की एक प्रति माइन ऑफिस में एक विशेष नोटिस बोर्ड पर लगवा देगा, जो लगाने की तारीख से कम 14 दिन तक लगी रहेगी। 3. जब खान या उसके आसपास बिजली बनाने, संचय करने, बदलने, सप्लाई या उपयोग करने, जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, सप्लाई और यूज से एक्स 14. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। संबंधित कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या किसी को गंभीर शारीरिक चोट लगी है या बर्न इंजरी हुई है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर इसकी सूचना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या विशेष संदेशवाहक द्वारा तत्काल भेजेगा। 4. यदि किसी ऐसी चोट से जिसकी रिपोर्ट उसे गंभीर मानते हुए सब रेगुलेशन 1 के अधीन पहले दी गई हो, मृत्यु हो जाती है या यदि गंभीर चोट के अलावा कोई अन्य चोट गंभीर बन जाती है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर उसे ये सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर तथा मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देगा, और यदि ऐसी मृत्यु या चोट सब रेगुलेशन 3 के अधीन विनिर्दिष्ट करते कारण से जुड़ी हो, तो उसकी सूचना इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी देगा। 5. मालिक, एजेंट या मैनेजर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु या जिसे क्षति ऊपर लिखे अनुसार हो, घटना के 7 दिन के अंदर उसका विवरण और घायल व्यक्ति के काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर भी उसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। रेगुलेशन 9 रोग की सूचना नोटिस ऑफ डिजीज। जब खान में नियोजित किसी व्यक्ति को एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित नोटिफाइड रोग हो जाता है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे रोग की सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म व तरीके में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल, जिला मजिस्ट्रेट और मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देगा। अध्याय 3 परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट। एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस। रेगुलेशन 10 माइनिंग परीक्षा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन 1। इन रेगुलेशंस के प्रयोजन के लिए माइनिंग परीक्षा बोर्ड बनाया जाएगा, जिसे इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा। 2. बोर्ड चीफ इंस्पेक्टर, जो उसका पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होगा, और 5 अन्य सदस्यों से गठित होगा, जो माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करते हों। रेगुलेशन 11 के अधीन फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट, या बी.
कोल माइंस या उसके किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, निगरानी और निदेशन में कम से कम 2 वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव, या सी डिग्री या उसके स्तर पर माइनिंग इंजीनियरिंग में शिक्षा देने वाले किसी संस्थान में सर्विस करता हो, या डी माइनिंग रिसर्च या प्लानिंग में लगा हो तथा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों। परंतु बोर्ड इस प्रकार गठित किया जाएगा कि उसमें कम से कम 3 सदस्य अ व बी वाले हों और कम से कम एक सी या डी वाला हो। 3. अध्यक्ष को छोड़कर प्रत्येक अन्य सदस्य नियुक्ति से 3 वर्ष तक, या जब तक उसके उत्तराधिकारी सक्सेसर की नियुक्ति न हो जाए, दोनों में से जो बाद में हो तब तक पद धारण करेगा। परंतु कोई भी सदस्य किसी समय अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकेगा। सब रेगुलेशन 2C के अधीन नियुक्त सदस्य शिक्षण संस्थान की सेवा छोड़ने के बाद अपने पद पर नहीं रहेगा। किसी सदस्य की मृत्यु होने से, पद त्याग करने से या अन्य कारण से खाली होने वाली जगह पर नियुक्त किया गया व्यक्ति उस शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा जिसके लिए पुराना सदस्य रहता। 16. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 4. कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड का सदस्य है या सदस्य रह चुका है, पुनः सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा। 5. अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सब सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा। 6. चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नामांकित इंस्पेक्टर बोर्ड के सेक्रेटरी का कार्य करेगा, उसे इसके बाद इन रेगुलेशंस में सेक्रेटरी कहा जाएगा। 7. इस रेगुलेशन में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्रीय सरकार लोकहित में आवश्यक समझे तो वह बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है, भले ही सभी या किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा न हुआ हो। 8. अध्यक्ष जब भी जरूरी समझे तब बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी और अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न ले तो बोर्ड की मीटिंग धनबाद में ही होगी। 1. बोर्ड की प्रत्येक मीटिंग के लिए कम से कम 10 दिन पहले भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष या सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से सूचना दी जाएगी जिसमें होने वाली मीटिंग का समय व स्थान लिखा होगा। बी. ऐसी सूचना सदस्य के सामान्य निवास स्थान में दी जाएगी या डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ मीटिंग में विचार होने वाली बातों की सूचना भी दी जाएगी। सी. ऊपर बी में किसी बात के होते हुए भी अत्यंत जरूरी हो तो कभी भी अध्यक्ष द्वारा सब सदस्यों को तारीख, समय, जगह व मीटिंग के लिए रखे गए विषयों की 2 दिन की अग्रिम सूचना देकर मीटिंग बुलाई जा सकेगी। 10. बोर्ड की प्रत्येक मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। बी. यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य उनमें से एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे तथा ऐसे चुने हुए अध्यक्ष के पास अध्यक्ष के सब अधिकार होंगे। 11. बोर्ड की मीटिंग में जब तक कम से कम 3 सदस्य अध्यक्ष को लेकर मौजूद न हो, तब तक मीटिंग में किसी विषय को संपादित ट्रांजैक्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी मीटिंग में ऊपर लिखे अनुसार क्वोरम पूरा नहीं होता है तो मीटिंग अपने आप 7 दिन बाद की तारीख के लिए या उस दिन सार्वजनिक छुट्टी है तो उसके अगले दिन के लिए स्थगित हो जाएगी और स्थगित मीटिंग के लिए समय, स्थान और कार्यसूची वही रहेंगे। ऐसी मीटिंग में चाहे कम सदस्य मौजूद हों तो भी काम का निपटारा करना कानून सही लॉफुल होगा। परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट
17 12 बोर्ड के द्वारा विचार किए जाने वाले सब मामले बोर्ड की मीटिंग में ही विचार किए जाएंगे, अथवा यदि अध्यक्ष तय करे तो प्रत्येक सदस्य, जो भारत में अनुपस्थित नहीं है, के पास कागजात परिक्रमण सर्कुलेशन द्वारा भेजकर विचार किया जाएगा। बी जब किसी विषय को ऊपर लिखे अनुसार कागजात भेजकर विचार किया जाता है तो कोई भी सदस्य उस विषय को बोर्ड की मीटिंग में विचार के लिए अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है एवं अध्यक्ष उस विषय को वैसे ही विवेचना करने का निर्देश दे सकता है, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो अध्यक्ष अगली मीटिंग में उस विषय पर विचार करने का निर्देश देगा। 13(8) सेक्रेटरी बोर्ड के सामने विचार किए जाने वाले विषयों की सूची रखेगा। बी जो विषय उस सूची में नहीं दिए गए हैं उन पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा। 14 प्रत्येक विषय मीटिंग में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से तय किया जाएगा। बी जो विषय सदस्यों को कागजात भेजकर सब रेगुलेशन 12 के अनुसार विचार करने के लिए भेजा जाता है, उसका निर्णय उन सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जाएगा, जब तक कि अध्यक्ष उस विषय को नियमित रूप से बुलाई गई मीटिंग में विचार के लिए अलग न रख दे। सी किसी विषय में सदस्यों का मत यदि समान संख्या में विभक्त हो जाए तो अध्यक्ष को एक निर्णायक वोट कास्टिंग वोट या मत देने का अधिकार होगा। 15 प्रत्येक मीटिंग का कार्यवृत्त मिनट्स सेक्रेटरी द्वारा इस काम के लिए रखे गए सजिद खाते में लिखा जाएगा और उसकी प्रतिलिपि भारत में उपस्थित सभी सदस्यों के पास भेजी जाएगी। बी ऐसे कार्यवृत्त को बोर्ड की अगली नेक्स्ट मीटिंग में संपुष्ट कंफर्म किया जाएगा और अध्यक्ष प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। 16 इन रेगुलेशंस के अंतर्गत अध्यक्ष को प्राप्त अधिकार और कर्तव्यों के अलावा निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य भी होंगे। आई जितनी जल्दी हो सके सब जरूरी कागजात और मामले बोर्ड के सामने रखना। ई बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। 18 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 ई अपने विवेक अनुसार किसी भी विषय को केंद्र सरकार के पास आदेश के लिए भेजना। इव बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करना या आदेश पारित करना। बी अध्यक्ष छुट्टी में जाने से या अन्य किसी कारण से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के दौरान बोर्ड के किसी सदस्य को कुछ या सब कर्तव्य पालन करने का अधिकार दे सकेगा। सी जब तक अध्यक्ष कोई अन्य निर्देश न दे तब तक बोर्ड की सब कार्यवाही बंद बैठक में इन कैमरा गुप्त होगी तथा उसे गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। रेगुलेशन 11 बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाय बोर्ड। 1 सब रेगुलेशन 2 में बताए सर्टिफिकेट बोर्ड स्वीकृत करेगा। 2 बोर्ड द्वारा स्वीकृत सर्टिफिकेट उन सब राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर ये रेगुलेशंस लागू होते हैं। सर्टिफिकेट निम्नलिखित प्रकार के होंगे। अ कोयला खान के मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। बी कोयला खान के मैनेजमेंट के लिए सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। सी कोयला खान की वर्किंग्स का सर्वे करने के लिए सर्वेयर सर्टिफिकेट। डी इन रेगुलेशंस के अधीन अपेक्षित निरीक्षण और कर्तव्यों के निर्वाह करने के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट। ए इन रेगुलेशंस के अधीन अपेक्षित निरीक्षण और कर्तव्यों के निर्वाह करने के लिए सरदार सर्टिफिकेट। एफ किसी भी प्रकार या वर्ग के वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए बाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट। जी
ज्वलनशील गैस की उपस्थिति को जांच के लिए गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। परंतु बाइंडिंग इंजनमैन व गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट को छोड़कर अन्य कोई भी सर्टिफिकेट ओपनकास्ट खान के लिए सीमित, रिस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपनकास्ट वर्किंग ओनली हो सकता है, और इस तथ्य को सर्टिफिकेट पर अंकित कर दिया जाएगा। रेगुलेशन 12, परीक्षाएं और परीक्षक, एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनर्स। 1. अभ्यर्थियों, कैंडिडेट्स को बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा के बाद व निर्धारित क्रम में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट। 19. परंतु बोर्ड बायलॉज में दी शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को रेगुलेशन 11 में बताया सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए परीक्षा या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगा। 2. परीक्षाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर होंगी तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा ली जाएंगी। 3. सब रेगुलेशन 2 में निर्दिष्ट परीक्षक परीक्षाओं के संचालन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड के आदेशों के अधीन होंगे। बोर्ड से उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी से निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा। 4. बोर्ड परीक्षा के तरीके व संचालन के संबंध में तथा इन रेगुलेशंस के अधीन सक्षमता, कॉम्पिटेंसी और स्वस्थता, फिटनेस के सर्टिफिकेट स्वीकृत करने के संबंध में बायलॉज बना सकेगा। बायलॉ इस प्रकार बनाए जाएंगे कि किसी एक प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक ज्ञान व शारीरिक स्वस्थता का स्तर, जहां तक हो सके, उन सब राज्य क्षेत्रों में एक सा रहे जहां ये रेगुलेशंस लागू होते हैं। रेगुलेशन 13, आवेदन जमा करना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 1. बोर्ड के द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा की निर्धारित तारीख से कम 60 दिन पूर्व और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म में बोर्ड को दिए जाएंगे। 2. मैनेजर, सर्वेयर और ओवरमैन की परीक्षाओं की तारीख व जगह की सूचना बोर्ड के आदेश अनुसार व बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट पत्रिकाओं, पीरियोडिकल्स में या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य साधन द्वारा आवेदन प्राप्त करने की बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख से कम 60 दिन पहले प्रकाशित की जाएगी। रेगुलेशन 14, अभ्यर्थियों की आयु सीमा और सामान्य योग्यता, एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। 1. 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. किसी भी व्यक्ति को मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन या सरदार की परीक्षा में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, भारत या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित समतुल्य स्तर का चालू, वैलिड वैध सर्टिफिकेट प्राप्त न कर लिया हो। 3. ऊपर लिखी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे। आय, किसी सरकारी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा या उच्चतर माध्यमिक या उसके समतुल्य स्तर के अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल के हेडमास्टर द्वारा सत्यापित आयु का प्रमाण पत्र। 20. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। परंतु मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति की दशा में ऐसा सर्टिफिकेट आयु के प्रमाण के रूप में दिया जाएगा। आवेदन की तारीख के 1 साल पूर्व के अंदर का शारीरिक स्वस्थता संबंधी मेडिकल सर्टिफिकेट जो सिविल असिस्टेंट सर्जन के दर्जे से नीचे के डॉक्टर का न हो या प्रमाणकर्ता सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन से या MBBS डिग्री वाले व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिया गया हो। सर्टिफिकेट में इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि अभ्यर्थी में बहरापन, नज़र की खराबी या कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता नहीं है जिससे उसके काम की दक्षता में बाधा पड़े।
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के अच्छे चाल चलन और सादगी, जनरल गुड कॉन्डक्ट एंड सोब्राइटी, का प्रमाण पत्र। 4. किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन या सरदार की परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो अथवा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित अन्य समकक्ष योग्यता प्राप्त नहीं की हो। इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह बोर्ड को संतुष्ट न कर दे कि वह पढ़ा लिखा है। 5. किसी भी व्यक्ति को मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट, जो सिर्फ ओपन कास्ट माइन के लिए सीमित नहीं है, which is not restricted to meanness. Having open caste working only की परीक्षा के लिए तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम सरदार सर्टिफिकेट, जो ओपन कास्ट के लिए सीमित, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वह गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट प्राप्त न कर लिए हों। और बी. किसी भी व्यक्ति को ओपन कास्ट माइन के लिए सीमित मैनेजर या ओवरमैन की परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम सरदार का सर्टिफिकेट प्राप्त न कर लिया हो। परंतु बोर्ड बाय लॉ में दी शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को इस सब रेगुलेशन प्रावधान से छूट दे सकेगा। रेगुलेशन 15. मैनेजर की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिके कैल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैनेजर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 1. किसी भी व्यक्ति को रेगुलेशन 21 के अधीन एक्सचेंज सर्टिफिकेट को छोड़कर फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर की परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश। परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट 21 नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड का ये समाधान नहीं हो जाता कि उसके पास कोयला खान का क्रमशः 6 और 5 वर्ष का सब रेगुलेशन 2 में दिए प्रकार का प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव है। परंतु उस अभ्यर्थी के लिए जिसने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अनुमोदित अन्य समतुल्य योग्यता प्राप्त की है, ऐसी अवधि घटाकर क्रमशः 5 और 4 वर्ष कर दी जाएगी। बी. जिसने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अनुमोदित अन्य समतुल्य योग्यता प्राप्त की है, अनुभव की अवधि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए घटाकर 2 वर्ष कर दी जाएगी। परंतु यह और कि इस सब रेगुलेशन में निर्दिष्ट प्रैक्टिकल अनुभव संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद लिया गया होगा। 2. बोर्ड बाय-लॉज में निर्धारित शर्तों के अधीन मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल अनुभव के प्रकार और ब्यूरो को विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई कर सकता है। रेगुलेशन 16. सर्वेयर की परीक्षा में बैठने के लिए प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सर्वेयर के सर्टिफिकेट के लिए किसी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में किसी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर देता कि उसके पास कम से कम 2 वर्ष का सर्वे का वैसा प्रैक्टिकल अनुभव है जैसा बोर्ड निर्धारित शर्तों के अधीन बाय लॉ में निर्दिष्ट कर सकता है। परंतु यह अवधि उस अभ्यर्थी के लिए घटाकर 6 महीने कर दी जाएगी जो बाय लॉ के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान में सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल सर्वे की कक्षाओं में उपस्थित रहा हो। रेगुलेशन 17. सरदार की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 1.
किसी भी व्यक्ति को सरदार की परीक्षा में बैठने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि बोर्ड का ये समाधान नहीं हो जाता कि उसने कोयला खान में कम से कम 3 वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव और ट्रेनिंग प्राप्त की है। परंतु यह अवधि उस अभ्यर्थी के लिए घटाकर 1 वर्ष कर दी जाएगी जिसने बाय लॉ के अधीन इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान में कम से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद वैज्ञानिक और माइनिंग ट्रेनिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया हो, या जिसने 22 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 वैज्ञानिक और माइनिंग विषय में बादल के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो। 2. बोर्ड बाय लॉ में निर्धारित शर्तों के अधीन सरदार की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव के प्रकार व अन्य ब्यौरों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। रेगुलेशन 18 इंजन ड्राइवर परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव Practical Experience of Candidates for Engine Drivers Certificate इंजन ड्राइवर के सर्टिफिकेट के लिए किसी परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड का ये समाधान नहीं हो जाता कि वह वाइंडिंग इंजन चलाने का या किसी बाइंडिंग इंजन ड्राइवर के सहायक के रूप में कम से कम 1 वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर चुका है। रेगुलेशन 19 परीक्षा के प्रयासों की संख्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनर TN इन रेगुलेशंस के प्रभावी होने के बाद किसी भी व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट की परीक्षा में 7 से अधिक प्रयासों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रेगुलेशन 20 सर्टिफिकेट मंजूर करने के लिए फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स 1. सर्टिफिकेट देने के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए फीस बोर्ड द्वारा बाय लॉ की शर्तों के अधीन निर्धारित की जाएगी। 2. परीक्षा से पहले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने या भूल से जमा की गई फीस को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में जमा की गई फीस वापस नहीं होगी। रेगुलेशन 21 एक्सचेंज सर्टिफिकेट 1. किसी व्यक्ति ने यदि अन्य देश में वहां की खानों पर लागू तत्कालीन कानून के अधीन अथवा माइंस एक्ट 1952 के अधीन मेंटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस 1961 या उसके संशोधित संस्करण के अनुसार मैनेजर, सर्वेयर, इंजन ड्राइवर, फोरमैन व मेट सर्टिफिकेट प्राप्त किया है हो बाय लॉ की शर्तों के अधीन निर्धारित योग्यता और अनुभव रहने पर तथा निर्धारित परीक्षा पास करने पर बोर्ड उसे इन रेगुलेशंस के अधीन समान वर्ग का सर्टिफिकेट एक्सचेंज सर्टिफिकेट दे सकता है। परंतु बोर्ड बाय लॉ में निर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए होने वाली परीक्षा या उसके किसी भाग से छूट दे सकता है। 2. सब रेगुलेशन 1 अधीन एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे। आवेदन की तारीख से अधिक 1 वर्ष पूर्व का मेडिकल सर्टिफिकेट। परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट। 23 जो ऐसे डॉक्टर द्वारा दिया गया हो जो सिविल असिस्टेंट सर्जन या प्रमाणकर्ता सर्जन सर्टिफाइंग सर्जन से कम श्रेणी रैंक का नहीं है या किसी MBBS चिकित्सक से लिया गया है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत है। सर्टिफिकेट में इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि अभ्यर्थी के शरीर में बहरापन, नज़र की खराबी या कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता नहीं है जो उसके कर्तव्यों के दक्ष पालन में बाधा डाले। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभ्यर्थी के सामान्य अच्छे चाल चलन और सादगी जनरल गुड कॉन्डक्ट एंड सोब्राइटी का चरित्र प्रमाण पत्र। परंतु मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थी कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भारत की खानों में उस प्रकार प्राप्त करेगा
जैसा बोर्ड बायलॉ में निर्धारित शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट स्पेसिफाई करे। 3. इस रेगुलेशन में वर्णित परीक्षा के लिए रेगुलेशन 20 के अनुसार फीस जमा करनी होगी। रेगुलेशन 22 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के संतोष लायक ऐसा प्रमाण देता है कि इन रेगुलेशंस के अधीन दिया गया उसका सर्टिफिकेट बिना उसकी गलती के खो गया है या चुरा लिया गया है, तो रेगुलेशन 20(1) में निर्धारित फीस जमा होने पर बोर्ड बायलॉ की शर्तों के अधीन उसे सर्टिफिकेट की दूसरी प्रति डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उपलब्ध करा सकता है और ऐसी दूसरी प्रति पर डुप्लीकेट शब्द की मोहर लगाई जाएगी। रेगुलेशन 23 मैनेजर के पास सर्टिफिकेट जमा रखना सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर। 1. जब ओवरमैन सरदार इंजर्ड ड्राइवर या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाला कोई व्यक्ति खान में ऐसी हैसियत से नियोजित है जिसमें उसके पास इस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तो वह उस खान के मैनेजर के पास वह सर्टिफिकेट जमा करेगा। 2. मैनेजर उसे इसकी रसीद देगा और सर्टिफिकेट तब तक खान की ऑफिस में रखेगा जब तक वह व्यक्ति खान में नियोजित रहे। जब वह नियोजित न रहे तो वह सर्टिफिकेट उसे लौटा दिया जाएगा। रेगुलेशन 24 मैनेजर सर्वेयर ओवरमैन सरदार इंजन ड्राइवर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का निलंबन सस्पेंशन या रद्दकरण सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ मैनेजर्स सर्टिफिकेट सर्वेयर सर्टिफिकेट ओवरमैन सर्टिफिकेट सदाज सर्टिफिकेट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट 1. यदि किसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर रीजनल इंस्पेक्टर की यह राय हो कि 24 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 मैनेजर सर्वेयर ओवरमैन सरदार इंजन ड्राइवर या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का धारक एक्ट या इन रेगुलेशंस के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम इनकॉम्पिटेंट है या लापरवाही नेग्लिजेंस या कदाचार मिसकॉन्डक्ट का दोषी है, तो वह इस मामले को बोर्ड की जानकारी में लाएगा। 2. सब रेगुलेशन 1 के अधीन रीजनल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिलने पर बोर्ड बायलॉ में दी प्रक्रिया के अनुसार यह अवधारित डिटरमिन करने के लिए कि व्यक्ति जिसे इसके बाद दोषी कहा जाएगा सर्टिफिकेट रखते रहने के योग्य है या नहीं, किसी ऐसे इंस्पेक्टर को जांच इंक्वायरी करने के लिए ऑथराइज करेगा जो उस इंस्पेक्टर से कम श्रेणी का नहीं है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह राय बनाई गई है। परंतु बोर्ड जांच शुरू होने के पहले दोषी को उस केस का विवरण स्टेटमेंट उपलब्ध कराएगा जिस पर जांच जारी की गई है। 3. जांच करने वाला इंस्पेक्टर जांच समाप्त होने की तारीख के 15 दिन के अंदर जांच के निष्कर्ष फाइंडिंग्स जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य के बयानों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ एक रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा। 4. साक्ष्य के बयानों और जांच करने वाले इंस्पेक्टर के निष्कर्ष की प्रतियां दोषी को भेजी जाएंगी। दोषी ऐसी प्रतियों के भेजने की तारीख से 30 दिन के अंदर बोर्ड को अपना लिखित अभिवेदन रिप्रेजेंटेशन दे सकेगा। 5. साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड तथा दोषी द्वारा दिए गए लिखित अभिवेदन यदि कोई हो पर विचार करने के बाद बोर्ड या तो उस मामले में जांच कराएगा और उसके बाद या अन्यथा दोषी को उसके ऊपर लगाए गए आरोपों से मुक्त करेगा या उसके सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द करेगा, जैसा बोर्ड ठीक समझे। 6. इस रेगुलेशन के अधीन बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार को की जा सकेगी। 7. यदि इस रेगुलेशन के अधीन सर्टिफिकेट निलंबित या रद्द किया जाता है तो उस पर
या रेगुलेशन 22 के अधीन जारी की गई उसकी डुप्लीकेट प्रति पर उपयुक्त नोट पृष्ठांकन दिया जाएगा। रेगुलेशन 25 मैनेजर और पदाधिकारियों आदि के सर्टिफिकेट की वैधता वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स ETC। 1. कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु होने पर किसी खान के मैनेजर या पदाधिकारी या बाइंडिंग इंजर्ड ड्राइवर की हैसियत से काम नहीं करेगा जब तक कि उसने पिछले 1 वर्ष के अंदर इस बात का डॉक्टरी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया है कि वह एक्ट तथा इन रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार काम करने के लायक स्वस्थ है। परीक्षा और सक्षमता एवं योग्यता के सर्टिफिकेट 25 परंतु यदि चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर की यह राय हो कि उपरोक्त प्रकार का कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पहुंचने से पहले ही एक्ट, रेगुलेशंस तथा उनके अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करने लायक स्वस्थ नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि 3 महीने के अंदर वह शारीरिक स्वस्थता का डॉक्टरी सर्टिफिकेट प्राप्त करे। इस अवधि के खत्म होने पर ऐसा व्यक्ति उस हैसियत से काम नहीं करेगा जब तक कि उसने डॉक्टरी जांच का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया है। 2. पूर्वोक्त योग्यता का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी से और ऐसे फॉर्म व तरीके में प्राप्त किया जाएगा जैसा बोर्ड बायलॉ में निर्धारित शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट करे। 3. सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति किसी खान में मैनेजर या पदाधिकारी या वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की हैसियत में कार्य नहीं करेगा।